तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानियों की इस दुनिया में। इस एपिसोड की शुरुआत में हम ऊजिन को देखते हैं, जो कि अपने क्लास टीचर मिस हान के साथ सो रहा होता है। लगता है इन दोनों के बीच में कोई चक्कर चल रहा है। फिर ये दोनों एक दूसरे को बाय बोलकर स्कूल के लिए निकल जाते हैं और यहाँ पर हम टीचर और स्टूडेंट के स्टेटस का फर्क साफ साफ देख पाते हैं। ऊजिन की कार तो यहाँ पर बहुत बड़ी, एकदम हाई क्लास होती है, तो वहीं क्लास टीचर की कार बहुत छोटी सी थी। यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हम दूसरी तरफ रियान को देखते हैं, जो कि अभी भी जेई के बारे में ही सोच रहा था और कैसे कल रात कांघा ने जेई को किस किया था, उससे वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा था। फिर आगे हम देखते हैं कि रियान की मोम, जो कि एकदम हाई लेवल की बिजनेस वुमेन लग रही थी, वो घर पर आती है। वो आते ही रियान को देखकर पूछती है, कैसे हो बेटा तुम्हारा स्कूल कैसा चल रहा है? अब तुम फाइनल ईयर में हो, है ना? फिर अपने लिए कोई अच्छा सा कॉलेज चुन लेना। अच्छा, तो ये है रियान की मोम, इनका ही स्कूल है वो दोस्तों। तो यहाँ पर रियान अपनी मोम से कहता है, मोम मैं अभी सेकेंड ईयर में हूँ, आपको कुछ पता भी है? लो भाई, बिजनेस में इतना भी क्या बिजी होना, अपने बेटे के बारे में कुछ पता नहीं, उसको तो टाइम देना चाहिए ना। खैर, इसके बाद उसकी माँ वापस से काम में बिजी हो जाती है, तो रियान जाकर अपनी मोम से कहता है कि मोम, आपको याद भी है कि आखिरी बार हमने कब साथ में बैठकर लंच किया था? आपको इस चीज से कुछ फर्क भी पड़ता है कि मेरे हाल चाल क्या है, मैंने खाना वगैरह खाया भी है या नहीं? मुझे तो लगता है मोम आपको मेरी कुछ केयर ही नहीं है। तो रियान की मोम थोड़ी देर तो उसको देखती है और फिर सेक्रेटरी से कहती है कि जरा बताना तो, रियान की केयर करने के लिए कितने लोग हैं यहाँ पर? और फिर उसकी मोम कहती है कि क्या इतने सारे लोग लगवा तो रखे तुम्हारी केयर करने के लिए, और तुम्हें क्या चाहिए बेटा? अरे डोबी औरत, उसे माँ चाहिए, माँ, केयर करने वाले लोग नहीं चाहिए। और दोस्तों, यहाँ पर हम अच्छे से समझ पाते हैं कि रियान को उसकी माँ ने दुनिया भर की लग्जरी दे रखी है, पर जो उसे सबसे ज्यादा चाहिए, माँ का प्यार, उनके साथ वक्त बिताना, वो नहीं दे पाती है। और बस यही सोचकर रियान दुखी होकर यहाँ से चला जाता है। यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हम स्कूल में देखते हैं कि कांघा एक इलाइट लड़के को हाय बोलता है, जैसे कि वो उसको जानता हो। लेकिन वो लड़का, जिसका नाम टेहो होता है, वो पहले तो कुछ सोचता है, लेकिन फिर आसपास देखकर कहता है, कौन हो तुम? मैं इसे नहीं जानता, दूर हटो मुझसे। और फिर आसपास के इलाइट लड़के भी कांघा की बेइज्जती करते हैं। अबे ओ टेहू, बड़े बड़े होटल्स के मालिक का बेटा है, तू ना अपनी औकात में रह। और इतना बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर आगे स्कूल के अंदर हम देखते हैं कि कुछ हाई क्लास की लड़कियां कांघा के बारे में ही बात कर रही थी कि आज ये स्कूल कैसे आ गया। जेई को किस करने के बाद तो रियान इसे छोड़ेगा नहीं। वैसे जेई ऐसे लो स्टैंडर्ड क्लास के बच्चे को डेट कैसे कर सकती है? हेरा कहती है कि मैं तो ऐसा कभी नहीं करती। और तभी इन लड़कियों के सामने ही किस के बाद पहली बार रियान और कांघा आमने सामने आ जाते हैं। और सामने आते ही पहले तो इनकी आंखों की टकरार होती है और उसी वक्त कांघा को एक लड़की ने उसको जो बात बताई थी वो याद कर रहा था। उस लड़की ने कहा था कि रियान से पंगा मत लो, तुम्हारे पहले भी एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट था। लोग कहते हैं कि वो हिट एंड रन केस में मारा गया, लेकिन रियान ने उसको मारा था क्योंकि वो जेई के बहुत करीब आ गया था। और रियान की सिर्फ एक ही कमजोरी है और वो है जेई। अच्छा, तो बेटे ने यही सोचकर रियान के सामने जेई को किस किया था। खैर, ये दोनों पहले तो एक दूसरे को घूरते हैं और फिर वहाँ से निकल जाते हैं। फिर आगे रियान जेई से बात करने जाता है, जो कि एलाइट स्टूडेंट वाले अड्डे पर बैठी हुई थी, और जाकर उससे कहता है कि तुम मुझसे ब्रेकअप करने के चक्कर में इस हद तक गिर गई हो कि तुम्हें स्कॉलरशिप स्टूडेंट का यूज करना पड़ रहा है। देखो, तुम मुझसे ब्रेकअप क्यों करना चाहती हो ये तो मैं जानकर रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े। इसके जवाब में जेई कहती है कि मैं किसी को भी पसंद करूं और किसी को भी किस करूं, ये मेरी मर्जी है, अब तुम इसमें दखल मत दो, अब हमारा ब्रेकअप हो चुका है। जेई का जवाब सुनकर यहाँ पर हम रियान की आंखों में साफ साफ देख पाते हैं कि वो किसी भी तरीके से जेई को वापस पाना चाहता था। वो सच में उससे बहुत प्यार करता था। फिर रियान के वहाँ से निकलते ही उसका दोस्त कम चमचा युनसोक आकर उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, उस कमीने को तो मैं सबक सिखा दूंगा। तो रियान कहता है कि सबके सामने सिखाना, ताकि सबको पता चले कि मुझसे दुश्मनी लेने से और मेरी चीजों पर हाथ डालने से क्या होता है। फिर आगे हम कांघा और जेई को बात करते हुए देखते हैं, जहाँ जेई कह रही थी, स्कॉलरशिप गाय,
तुमने शर्ट देकर मेरी हेल्प की थी, इसीलिए मैं तुमको एक एडवाइस दे रही हूँ, जितना जल्दी हो सके इस स्कूल को छोड़ दो। जिस पे कांघा कहता है कि मेरा नाम स्कॉलरशिप गाय नहीं कांघा है, और स्कूल क्यों छोड़ दूं? जिस पर जेई कहती है क्योंकि तुमने जो कल किया है उसके बाद रियान से बचने का तुम्हारे पास बस यही एक रास्ता है। और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है, और जाते जाते भी वो रियान के बारे में ही सोच रही थी। जेई को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि वो उसके पास जाना चाहती है, पर कुछ तो है जो उसको रोक रहा है। तभी सीन शिफ्ट होता है और रियान के घर पर हम रियान को ही देखते हैं, जो कि अपने और जेई के साथ वाले वीडियोस को देख रहा था। और उन वीडियो में साफ साफ पता चल रही थी कि रियान और जेई दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, बहुत मतलब बहुत खुश थे, क्योंकि जो प्यार रियान को अपनी माँ से नहीं मिला वो उसको जेई से मिला था, वहीं जो प्यार जेई को उसके डैड से नहीं मिला वो उसको रियान से मिला था। खैर तभी वहाँ पर हेरा आ जाती है और वापस से रियान पर डोरे डालने लगती हैं। वो रियान से कहती हैं कि तुम ना मेरे साथ झूठ का चक्कर चलाओ, इससे जेई जेलस होगी और तुम्हारे प्यार में वापस पड़ जाएगी। लेकिन रियान कहता है कि जेई ऐसी लड़की नहीं है और मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ हमें किसी क्लब में ओजिन और जेई को बात करते हुए देखते हैं। ओजिन जेई से कहता है कि तुम जो ये अपना सीक्रेट है जो तुम सबसे छुपाना चाह रही हो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। लेकिन उसी वक्त ओजिन को स्कूल टीचर का फोन आ जाता है। तो जेई कहती है लगता है सिर्फ मैं ही नहीं हूँ जिसे कुछ सीक्रेट बताना है, जिस पर ओजिन स्माइल करके फोन अटेंड करने चला जाता है। ओजिन के जाने के बाद जेई को मोबाइल पर फिर से अननोन नंबर से मैसेज आता है कि कैसा रहेगा अगर मैं ये वीडियो तुम्हारे डैड को भेज दूं। ये नंबर तुम्हारे डैड के सेक्रेटरी के ही है ना। जब जेई उस वीडियो को ओपन करती है तो वो देखती है कि उस वीडियो के अंदर जेई उसी स्कॉलरशिप स्टूडेंट जिसकी हिट एंड रन केस में मौत हो गई थी उसके सामने रो रही थी, और यहाँ पर जेई बहुत डरी हुई सी लग रही थी। वो उस स्कॉलरशिप स्टूडेंट से कह रही थी कि मुझे लगा कि ये डिलीट हो गया है, अब मुझे डर लग रहा है, अगर इसके बारे में डैड को पता चल गया तो वो मेरा भी वही हाल करेंगे जो उन्होंने मेरी माँ का किया था, अब मैं क्या करूं? तो वो स्कॉलरशिप स्टूडेंट उसे गले लगाकर कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और हम देखते हैं कि उसके शर्ट की जेब में एक कैमरे वाला पेन पड़ा हुआ था और उसी से वो पूरा वीडियो रिकॉर्ड हुआ था। और तभी कुछ एलाइट स्टूडेंट्स वहाँ पर आ जाते हैं और स्कॉलरशिप स्टूडेंट को मारने लगते हैं, और ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाता है। और फिर कहानी वापस से प्रेजेंट में आ जाती है और हम देखते हैं कि जेई उस वीडियो को देखकर बहुत डर गई थी और वो यूजिन को फटाफट बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन जेई उसके डैड और उसके सौतेले भाई के साथ जंगल में शिकार करने आई थी। वो लोग शिकार कर ही रहे थे कि तभी जेई के डैड को एक कॉल आता है कि सर कोई वीडियो अपलोड हो गया है। ये बात सुनकर जेई को एकदम से डर लगने लगता है और उसके डैड बोलते हैं कि मेरी बेटी ऐसा कैसे कर सकती है, आखिरकार तुम भी अपनी माँ की तरह ही निकली ना, उसकी तरह तुमने भी ऐसी हरकत क्यों करी, बोलो बोलो बोलो। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि ये तो बस जेई का एक इल्यूजन था, क्योंकि वो अपने पापा से बहुत डरती थी कि कहीं वो उसको घर से ना निकाल दे। तो फिर उसके डैड रियलिटी में तो ये कहते हैं कि तुम लोग शिकार करो, मुझे कुछ जरूरी काम आ गया है। और फिर उसके डैड और उसका सौतेला भाई जेई पर हंसते हुए वहाँ से निकल जाता है। यहाँ पर सीन कट होता है और स्कूल की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम कांघा को देखते हैं। वो अपने लॉकर के अंदर अपना सामान रख रहा था और उसके ठीक पीछे रियान और उसका चमचा युनसोक खड़े थे। कांघा देखता है कि उनको कोई किसी सफेद कलर की गोलियां दे रहा है, और तभी उसको याद आता है कि उसका भाई इनहान उसको बता रहा था कि मेरा यकीन करो, उन्होंने मेरी ड्रिंक में कुछ तो मिला दिया था, मैं मरने ही वाला था। तो कांघा कहता है कि भाई जरा सोचो, स्कूल में ड्रग्स कहाँ से आएगा। लेकिन इनहान कहता है कि तुम नहीं जानते कि जोशिन हाई में क्या क्या होता है और वहाँ के लोग क्या कर सकते हैं। तभी प्रेजेंट में पीछे से रियान कांघा के पास आता है और उसे समझाता है कि इस स्कूल का कायदा और कानून सब कुछ मैं ही हूँ, और मुझे ये तो नहीं पता कि तू यहाँ पर किस लिए आया है स्कॉलरशिप गाय, लेकिन तुझे जो करना है तू कर ले, मैं भी तो देखूं कि तू क्या कर सकता है। तो वहीं स्कूल में दूसरी तरफ हम देखते हैं
कि स्कॉलरशिप वालों का लीडर छानमीन सबको बता रहा था कि कैसे कांगा का कुछ तो करना पड़ेगा। अभी हम सब लोग फॉरेस्ट हीलिंग में जाने वाले हैं, वहीं जाकर उसकी बैंड बजाएंगे या हम लोग उसकी वही हालत कर देंगे जो इन्हान की हुई थी। वैसे भी छोटे मोटे लोगों के साथ क्या हुआ किसी को पता नहीं चलती। और छानमीन की ये सारी बातें क्लास का प्रेसिडेंट साइड में खड़ा होकर सुन रहा था। फिर एकदम शांत और सबसे अलग रहने वाला क्लास प्रेसिडेंट वहाँ से निकलकर प्रिंसिपल ऑफिस में जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि ये प्रिंसिपल इस क्लास प्रेसिडेंट की मॉम है। क्लास प्रेसिडेंट मॉम से कहता है कि एक बात बताइए मॉम, आपने इन्हान की मौत के बारे में सबसे छुपाया कैसे? उसके बारे में एक आर्टिकल तक नहीं छपने दिया। जिस पर प्रिंसिपल कहती है कि मैं नहीं जानती तुम किस बारे में बात कर रहे हो, चलो जाओ अपनी क्लास अटेंड करो। और क्लास प्रेसिडेंट के जाने के बाद प्रिंसिपल ऐसी आंखें बनाती हैं जैसे कि उसे सब कुछ पता हो। वहीं स्कूल में दूसरी तरफ हम कांगा को क्लास टीचर मिस हान के पास में देखते हैं, वही जो ओजिन के साथ में सो रही थी। कांगा कहता है कि रियान ने युनसोक के लॉकर में ड्रग्स रखा है, आप चलकर चेक कीजिए। जिस पर क्लास टीचर कहती है कि किसी के लॉकर को चेक करना ये रूल्स के खिलाफ है। तो कांगा कहता है अच्छा, अगर आप नहीं चलेंगी तो मैं आपके खिलाफ कंप्लेन कर दूंगा कि आपने मेरे को एक हाई क्लास के स्टूडेंट से पिटते हुए देखा पर आपने कुछ नहीं किया। जिस पर क्लास टीचर कहती हैं कि हमने जोशिन हाई में स्टूडेंट्स को इतनी फ्रीडम दे रखी है कि वो छोटे मोटे मसले आपस में ही सुलझा ले। तो कांगा कहता है कि मुझे सब पता है इस फ्रीडम के बारे में, जहाँ हमें हाई क्लास स्टूडेंट के तलवे चाटना सिखाया जाता है और हम कुछ नहीं कर सकते। और आपने कुछ किया नहीं ना तो ये सारी स्कूल की बातें मैं मीडिया में जाकर बताऊंगा। अब कांगा के ये कहने पर टीचर युनसो का लॉकर खोल देती है, पर टीचर फिर वो सफेद गोलियां देखकर कहती है कि ये तो एक आम गोली है, ये गोलियां एंजाइटी के लिए ली जाती हैं, ये ड्रग्स नहीं है। तुम्हें ये बात इसलिए नहीं पता क्योंकि तुम एक मामूली स्कूल से आए हो। अगर तुमको यकीन नहीं होता तो तुम इन गोलियों को हॉस्पिटल जाकर चेक करवा के आ जाओ। फिर रात हो जाती है और घर पर हम हेरा और जेई को बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पर जेई हेरा को उसी अननोन अकाउंट होल्डर के बारे में पता लगाने को बोल रही थी जिससे उसको ये सारे वीडियो आ रहे थे। वो सारे वीडियो उसी दिन के थे जब कांग इन्हान की मौत हुई थी और उस दिन उस पार्टी में बहुत सारे राज दफन थे, हेरा का भी। और इसीलिए फिर हेरा चाहती तो नहीं थी पर उसके बारे में पता लगाना शुरू कर देती है। फिर अगले दिन सारे जोशिन हाई के स्टूडेंट्स हीलिंग फॉरेस्ट के लिए बस से निकल जाते हैं। वैसे दोस्तों हीलिंग फॉरेस्ट यानी जंगल में मंगल मतलब नेचर के बीच में खुद को हील करो। देख लो अब ऐसा भी होता है इनके स्कूल में। हमारे स्कूल में तो ये चीज कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कि हीलिंग फॉरेस्ट जैसा कुछ होता है। तो वहीं फॉरेस्ट में दूसरी तरफ हम प्रेसिडेंट और कांगा को ही बात करते हुए देखते हैं, जहाँ क्लास प्रेसिडेंट कांगा को समझा रहा था कि सुनो, तुम ऐसा सेशन चूज करना जहाँ ज्यादा लोग ना हो, और हाँ सबके सामने मुझसे बात मत करना। वो सब इलाइट क्लास के लड़के मुझे गंदी नाली का कीड़ा कहते हैं क्योंकि मेरे ऊपर किसी की नजर नहीं जाती। तो कांगा कहता है कि उन्हें तुमको इस नाम से नहीं बुलाना चाहिए। जिस पर क्लास प्रेसिडेंट कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैंने ये प्रेसिडेंट की पोस्ट इतनी मेहनत से इसीलिए कमाई ताकि किसी की नजर मेरे ऊपर ना पड़े और इसीलिए मैं इसको गंवाना नहीं चाहता, तो तुम किसी के सामने मुझसे बात मत करना। जिस पर कांगा कहता है कि हाँ मैं समझ गया जो भी तुम कह रहे हो। तो वही फॉरेस्ट के एक और तरफ हम चारों अपर हाई क्लास के स्टूडेंट को देखते हैं, रियान, ऊजिन, हेरा और जेई, जो कि साथ में बैठे हुए थे। लेकिन तभी जेई रियान को देखकर वहां से उठकर चली जाती है और ऊजिन उसको समझाने के लिए उसके पीछे पीछे चला जाता है। और तभी हेरा रियान पर वापस से डोरे डालने लगती है और कहती है कि देखो, अगर तुम जेई को वापस पाना चाहते हो तो मेरे साथ प्यार का नाटक कर लो, वो जेलस फील करेगी और तुम्हारे पास वापस आ जाएगी। वैसे मैं ये करना तो नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैंने जेई की आंखों में देखा है, उसके अंदर अभी भी तुम्हारे लिए प्यार है। लेकिन अब मुझे ऐसा भी लगता है कि कहीं ना कहीं वो उस स्कॉलरशिप गाय को भी पसंद करती है। और फिर आगे एक और तरफ हम स्कॉलरशिप गाय को ही देखते हैं, जो कि अपनी साइकिल से कहीं पर जा रहा था। तभी अचानक से बीच में जेई आ जाती है और वो एकदम से अपनी साइकिल का ब्रेक लगाता है। और फिर तभी हम क्या देखते हैं, हाई क्लास जेई पहले तो कांगा को घूरती है और फिर उसकी साइकिल के पीछे आकर बैठ जाती है और फिर वो कहती है कि चलो मुझे अपनी सिगरेट लेनी है। कांगा तो एकदम शौकी हो जाता है, वो बोलता है क्या क्या कहा तुमने? तो जेई कहती है चलो अब तुम क्या चाहते हो, साइकिल मैं चलाऊं?
और फिर दोनों साइकिल पर बैठकर निकल जाते हैं। वहीं इन दोनों को साथ में जाते हुए रियान भी देख लेता है। आगे हम देख पाते हैं कि दिन रात कार में घूमने वाली जेई को साइकिल के पीछे इतने खुले माहौल में बहुत अच्छा फील हो रहा था। एकदम उसको आजादी लग रही थी। और बोलो ना बोलो दोस्तों, ये इतनी अच्छी फीलिंग उसको आ तो कांगा के पीछे ही रही थी। खैर फिर वो दोनों अपना अपना सामान लेकर वापस जा ही रहे थे, लेकिन तभी बारिश शुरू हो जाती है। तो फिर दोनों को साथ में एक टपरी के नीचे आकर बैठना पड़ता है। वो दोनों एक बेंच पर बैठे ही थे कि तभी वहाँ पर एक क्यूट सा पपी आ जाता है, जिसको देखकर जेई बहुत खुश हो रही थी। और उसके चेहरे पर स्माइल देखकर कांगा कहता है, कितनी खूबसूरत हो, मैंने पहली बार तुमको हंसते हुए देखा है। एक बात बताओ, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, पैसा, खूबसूरती, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर हंसी क्यों नहीं है? जिस पर जेई कहती है कि मुझे इसी तरीके से बड़ा किया गया है, बिना सोचे समझे हंसना या रोना नहीं चाहिए। बेवजह कुछ करने से बातें बनती हैं और रोना कमजोरी की निशानी है जो तुम्हारे खिलाफ कभी भी इस्तेमाल हो सकती है। तो कांगा कहता है, अच्छा, अमीरों को ये सारी चीजें सिखानी पड़ती हैं। फिर आगे जेई कहती है, वैसे तुम्हारा क्या, तुम तो गरीब हो, तुम्हारी तो सब रैगिंग भी करते हैं, फिर भी तुम हंसते रहते हो। जिस पर कांगा कहता है, मैं गरीब नहीं हूँ, मैंने ना खुद को गरीब समझा है और ना ही कभी लाचार, पर सच कहूँ ना तो इस स्कूल ने मुझे मेरी औकात दिखा दी। तभी जेई उसकी बातों में खोई जाती कि एकदम से वो होश में आ जाती है और कहती है कि बारिश नहीं रुकने वाली है, चलो यहाँ से चलते हैं। और फिर क्योंकि कांगा पूरा गीला हो गया था तो जेई उससे कहती है कि ऐसा करो, तुम्हारे सारे कपड़े मेरे रूम में सुखा लो। लेकिन जैसे ये दोनों जेई के कमरे में जाते हैं तो क्लास टीचर हान ये सब देख लेती है, जो कि ऊजिन के साथ में थी। वहीं इस तरफ जेई के रूम में हम देखते हैं कि जब तक कपड़े सूख ना जाते तब तक कांगा और जेई साथ में बैठकर टीवी देख रहे थे। तभी जेई कहती है कि उस दिन जब तुमने मुझे किस किया तो मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा था। अब ये सुनते ही दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। उसी वक्त जेई कांगा के हाथ में वही ब्रेसलेट देखती है जो उसने इनहान के हाथ में देखा था। खैर ये दोनों किस करने ही वाले थे कि तभी रियान अंदर आ जाता है प्रिंसिपल को लेकर। और वो प्रिंसिपल जेई को तो कुछ नहीं कहती है, लेकिन कांगा को फटकार लगाते हुए कहती है कि तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर, तुम्हें अंदर आने की परमिशन किसने दी? और तभी सीन शिफ्ट होता है स्कूल की तरफ, जहाँ पर आज जो कांगा ने कल किया था उसके लिए उसको स्कूल से निकाला जा रहा था। उसको कहते हैं कि तुम बिना इजाजत के जेई के कमरे में घुस गए थे और हमें तुम्हारी कोई सफाई नहीं सुननी। कांगा कहता है कि हाँ मुझे पता है, आप लोग मेरी बिल्कुल नहीं सुनोगे। लेकिन तभी अचानक से जेई वहाँ पर आकर कहती है कि वो बिना इजाजत के नहीं आया था, मैंने ही उसे बुलाया था। और सुनवाई तो गई भाड़ में। जेई कांगा का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले आती है और बाहर आने पर वो देखते हैं कि रियान हेरा के साथ में आया था कांगा को सजा दिलाने के लिए। लेकिन यहाँ पर जेई रियान से कहती है कि आज से तुम कांगा को कुछ नहीं करोगे, मैं इसे यूज नहीं कर रही हूँ, मैं इसे लाइक करती हूँ। जिस पर रियान कहता है कि ये जोशिन हाई है, याद रखना, इसीलिए दर्द उतना ही दो जितना सह सको। तो जेई कहती है कि जगह चाहे जोशिन हो या कोई भी हो, मैं भी सोंग जेई हूँ, किम लियान। और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। बाहर आने पर कांगा जेई से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो जेई थोड़ा रुककर कांगा के ब्रेसलेट की तरफ देखकर फिर कांगा से पूछती है कि तुम्हारे यहाँ आने का मकसद क्या है? जिस पर कांगा कहता है, तो तुम्हें पता चल गया